वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये भी आपने पढ़ाया। फिर हमने मेटल का पढ़ाया और टेम्परेचर के साथ क्या प्रोसेस होता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो मैंने दो चीजें बताई थी आपको, मेटल का और सेमीकंडक्टर्स का। मेटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में रिवर्स होता है ना। याद आ रहा है सब लोगों को इतना? ठीक है जी, ओम अग्रवाल जी। Yes. हम्म। ठीक है, आराध्या सतीजा, चारवी सिंह, ठीक है, आ गए हैं सब लोग। ठीक है, ज्वाइन करते जाएं फटाफट फास्ट। हाँ, फटाफट ज्वाइन करें जल्दी से, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सर अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सर मैंने आपको वो भेजी थी फोटो जो मैंने दिखा रहा देख है। लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दृष्टि, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा था आपको। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में वहां से, जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था वहां से क्वेश्चन था कि एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है यहाँ पे। इन्होंने एक सर्किट डायग्राम बनाया। सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रहा है? रक्षित गुप्ता ध्यान से देखना, ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बैटरी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए अलग अलग वी 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 दिया हुआ है आपको, है ना। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, ये एक सर्किट मान लीजिए, बैटरी है, यहां से चला करंट पॉजिटिव से चल रहा है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आर, दिखाई दे रहा है आपको? ये रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई ये एंड्स है रेजिस्टर के, और इन एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, ठीक है, जिसको मेजर करने का काम कौन कर रहा है? वोल्ट मीटर कर रहा है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? शौर्य कौशिक, अंशुल भारद्वाज, प्रियांशी शर्मा कैमरा ऑन करके बैठे बेटा, आर्यन कुशवाहा, ठीक है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और एमीटर लगा हुआ है उसके बाद सीरीज में, और करंट फिर इधर चला गया और इधर से इधर एंटर कर गया नेगेटिव साइड में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब इन्होंने कहा है कि हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले प्रियांशी मुझे बताएंगी, प्रियांशी शर्मा, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, क्या कहता है ओम्स लॉ? हाँ बताया जरा मेरे को जल्दी से। हाँ, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना तो ओम्स लॉ तो पता होना चाहिए ना उसको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो व्हाट डू मीन बाय ओम्स लॉ? प्रियांशी शर्मा, आपका वेट करेंगे हम जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जल्दी से। प्रियांशी शर्मा, वी आर वेटिंग फॉर यू। चैट बॉक्स में डालिए। ये तो यार कोई बात नहीं, नहीं आता तो मना कर दीजिए सर, नहीं आता मेरे को। हम आगे, आर्यन कुशवाहा कैमरा ऑन करें, सक्षम कौशिक, ओम्स लॉ क्या होता है? सक्षम कौशिक, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? सर V बताइए। इक्वल R। V इक्वल्स टू आई आर, किसने बताया ये? सर प्रियांशी। हिमांशु, बिल्कुल गलत बताया आपने, ये ओम्स लॉ नहीं होता है। हाँ जी, हिमांशु आप बताएं जरा, ओम्स लॉ क्या होता है? ये देखिए, पूरी कहानी आपको बताई गई Difference लास्ट is क्लास में। directly proportional to current. बिल्कुल सही बताया इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यार ये चीजें तो बहुत ही, क्या बिना पढ़े ही आ जाते हो क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये होता है ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर क्या होता है? वो तो फॉर्मूला है यार उसका, क्यों प्रियांशी जी? ठीक है नहीं? तो अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे हम एक काम कर रहे हैं, यहां पे सुनिएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो बहुत ध्यान से आपको समझना है ना। एक्सपेरिमेंट समझना है, ये कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता था, यहां से आपके पास R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था भाई। सक्षम कौशिक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, दिस इज द फॉर्मूला टू Yes. फाइंड द रेजिस्टेंस, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है ना। हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। हम्म,
आप देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी लगाई आपने। अगर आप एक बैटरी लगाते हैं यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट। फिर सेकंड बैटरी लगाए 3 वोल्ट, नेक्स्ट लगाए 4.5 वोल्ट, फिर नेक्स्ट लगाए 6 वोल्ट। ठीक है, ईच एंड एवरी बैटरी इज ऑफ 1.5 वोल्ट, ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपने एक बैटरी लगाई, करंट मेजर किया, अभी मैं मेजर करवाने वाला हूं आपको। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आने वाला है, क्या क्या करना है। हमने पहले एक सेल लगाना है, करंट नोट कर लो, फिर दूसरा सेल लगाओ, करंट नोट कर लो, तीसरा सेल लगाओ, करंट नोट कर लो, चौथा सेल लगाओ, करंट नोट कर लो। एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम यहाँ से। अब वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ मिल रहा है मुझे, में मिलेगा फैराडेज लॉ, ये रहा। हाँ, तो मैं अब एक छोटा सा काम करवाने वाला हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ चलिए, तो हम एक काम करते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए अलग अलग वैल्यूज है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहली वैल्यू लेते हैं हम 1.5। 1.5 पे वैल्यू नोट करना जरा, कितनी आ रही है। आपने टेबल बनाया, टेबल बना लीजिए जरा पहले फटाफट, वो वाला जो मैंने बताया था, टेबल बना लीजिए। और पहले मैंने अब रखा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1.5। इसको मत देखिएगा, रेजिस्टेंस नहीं पता हमें, हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 150 मिली एम्पियर। नोट कर दिया आप लोगों ने। पहला, जैसे हम वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार एक्स एक्स डालते जाते थे, वाई निकालते जाते थे ना, वही तो हो रहा है ना। चलिए 1.5 के लिए कितना आ गया, 150 मिली एम्पियर। चलिए अब 3 कर देते हैं, ये लो 300। 3 वोल्ट के लिए कितना आ गया, 300 मिली एम्पियर, याद रखिएगा मिली एम्पियर आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, 4.5 के लिए 450 मिली एम्पियर, ठीक है। और नेक्स्ट 6 के लिए 600 मिली एम्पियर, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं, करंट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, देखिए बहुत ज्यादा आई के अंदर ही चला गया वो, ठीक है। तो 600 मिली एम्पियर बहुत ज्यादा शो कर रहा है ये इसका। हाँ, तो आप जरा ध्यान से सुनिए, 4 वैल्यूज आ गई आपके पास, मैं इसको हटा देता हूँ। इन्होंने कहा सर इसको बचा के रखो, इसको हटा देता हूं। अब मैंने क्या किया, जब 1.5 वोल्ट रखा था तो वैल्यू कितनी आएगी करंट की बच्चों, 150 मिली एम्पियर। 3 रखा तो 300 मिली एम्पियर, 450 मिली एम्पियर और 600 मिली एम्पियर, ठीक है। ये सारी यूनिट्स किस में है, मिली एम्पियर में है, और ये किस में है, वोल्ट में है। ये किस में है, वोल्ट में, ये वोल्ट में। इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको। ये चीज समझ में आई कि आपने क्या किया, एक एक वोल्ट लगा लगा के देखा और करंट को मेजर कर लिया। यहां तक मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, बताइए सर। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने सर्किट बनाया और बैटरीज को लगा लगा के छोड़ दिया, ठीक है। आशीष शर्मा कैमरा ऑन कर ले यार, बार बार बोलना पड़ेगा। रोहित शर्मा, अंशुल भारद्वाज, आरुषि वर्मा, ठीक है। हाँ, और टाइम से आ जाएगा रोज। जैनब, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको, क्या करना है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। हमने एक सर्किट बना लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, यही ओम्स लॉ कहता है। चलिए, तो इतनी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। इसको मैं बोलने वाला हूँ VI ग्राफ, है ना। एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये आपका Y एक्सिस है और ये आपका X एक्सिस है। हाँ, कैमरा ऑन रखें भाई, अपने कैमरा ऑन नहीं करते हैं बच्चे, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको, ये है आपका करंट I जो है वो मिली एम्पियर में है X एक्सिस पे, और ये ऐसे चलेगा यहाँ से, और यहाँ पे ये है वोल्ट, वोल्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम बता दें आपको, ये यहाँ पे 1.5, ये 3, ये 4.5, ये 6, ये 7.5, कुछ ऐसे चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ करंट देखिए, करंट इज इन मिली एम्पियर, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज 150, दिस इज 300, दिस इज 450, दिस इज 600,
ठीक है, ऐसे चल रहा है। करंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, मेरा ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा कैसा बनेगा ग्राफ। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट्स प्लॉट करें तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है, ये और ये, ऐसे ही प्लॉट करते थे हम ग्राफ, है ना। और 3 वोल्ट जब मैंने किया बच्चों, 3 वोल्ट जब मैंने किया, ये लाइंस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप ये लाइंस नहीं बताएंगे, तो बचपन में होती थी, है ना। उसके बाद 4.5 वोल्ट आप जब करते हैं तो करंट कितना आता है भाइयों, यहाँ पे देखिए ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ऐसी वैल्यूज आपने बहुत प्लॉट की है, ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आता है प्लॉट करना। तो बच्चों मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने पर्सनली ये नोट किया कि जब मैं इसको यहां से इस लाइन को यहां से ज्वाइन करने वाला हूं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है क्योंकि हमारा स्केल हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ग्राफ नहीं है, इस वजह से मैंने इसको बनाया। तो यहां से अब जो मैं बताने वाला हूं ना आपको, जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताने वाला हूं आपको वो क्या चीज है। हाँ, वो मैं ये बताने वाला हूं कि आपको ग्राफ से, अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है ग्राफ से, है ना। और देखिए दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं आएंगे। वो तो चलो हमने कुछ, हमारे पास आर्टिफिशियल जो है सर्किट था, जब आप एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 1.5 के लिए 150 मिली एम्पियर और 3 वोल्ट के लिए 300 मिली एम्पियर, शायद वो 295 भी आ जाए, शायद 305 भी आ जाए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। रियल चीजों में और आर्टिफिशियल चीजों में फर्क होता है, ठीक है। तो यानी कि अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अब आपने कहा कि सर अब हमें हमें ये जो लाइन है ना, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या है बच्चों, दिस इज वी आई ग्राफ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ है ये। और वी आई ग्राफ का स्लोप, स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। याद रखिएगा, नोट कर लें इसको जरा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो लाइन है इसके ऊपर आप लिख दीजिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या कहती है, ज्योमेट्री कहती है कि कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है ना, इफ स्ट्रेट लाइन कम्स लाइक दिस इन ज्योमेट्री, तो यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा हमेशा कि whenever here comes a note, एक नोट बता रहा हूं मैं आपको, since हाँ इस लाइन को क्या लिया, ओ ले लिया हमने, since, हाँ ओ एम, since OM is a straight line, OM is a straight line passing through origin, है ना। ओरिजिन क्या होता है, 0,0, पता ही है आपको। हाँ, since OM is a straight line passing through origin, therefore one physical quantity is directly proportional to other, जिनके बीच में बनाया गया है ना, जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में बनाया गया है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं अगर ऐसा ग्राफ आए तो। यहां से कंफर्म हो गया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैथमेटिकली मैंने कंफर्म करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर आप इस तरीके का अगर ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप, देखिए ये स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करिएगा, इस वाले ट्रायंगल पे मैं बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप के लिए एक फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो स्लोप होता है ना आपका, स्लोप ऑफ अ लाइन जो होती है ना बच्चे, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन जो होती है ना वो tan थीटा होती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, ठीक है। tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, है ना। तो इसको कुछ भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए एफ ले लें, इसको ई ले लें, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ ई अपॉन ओ ई। आप मुझे बताओ कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो है
वो एफ ई अपॉन ओ ई हो सकता है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ लोगों ने कहा सर ये टेन थीटा क्यों आ गया? भाई ये स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन आप याद रखिएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है वो टेन थीटा होता है हमेशा, ठीक है। क्लास 11th में एक चैप्टर आएगा आपके स्ट्रेट लाइन, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा स्लोप रिप्रेजेंट्स एम, एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि स्लोप टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो टेन थीटा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मुझे यहां से बताओ स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप कर रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक है। और एफ ई क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है वी। और आई क्या है? ओई, ओई क्या है? आई है। तो देखिए यहां से भी फॉर्मूला बन गया आपका आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूछा जाएगा आपसे। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। प्लीज नोट करके रखिए इसको, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारी चीजें लिखनी है आपको। अच्छा, नोट क्लियर हो गया आपको कि अगर कोई ग्राफ के अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है ना, तो जिन दो क्वांटिटीज के बीच में आपने ग्राफ बनाया है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर क्या कहता है? नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बहुत सारी चीजें लिखनी है, बच्चे सोच रहे हैं कि सारी चीजें हॉच पॉच हो गई, मिक्स हो गई। आपको बस दो तीन चीजें, ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, ये दो चीजें याद है आपको। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता लग जाए कि स्लोप सर रेजिस्टेंस को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप हम ऐसे कैसे मान लें? कुछ लोगों ने मुझसे कहा मैं कैसे मान लूं रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एफ ई क्या है? वी है, और आई क्या है? करंट है ना। मैथमेटिकली मैंने प्रूव करके दिखाया है आपको कि रेजिस्टेंस V अपॉन आई होता है और स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर tan थीटा होता है और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैंने वहां से प्रूव करके दिखा दिया कि V अपॉन आई है, स्लोप किसके इक्वल है? V अपॉन आई के इक्वल। और V अपॉन आई क्या होता है? ऑल नोज, ओम से बताया, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे करंट होता है, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इज इट ओके? इतना क्लियर है? नोट कर लीजिए जरा एक बार जल्दी से। हाँ, जल्दी से नोट करिए और कैमरा यार ऑन करके रखिए। कुछ लोग लेट आते हैं भाई, मैं एब्सेंट बात करने वाला हूं, जो 10-10 मिनट बाद आज आज जिसकी भी अटेंडेंस 95% से कम होगी उसकी एब्सेंट है आज। तुम लोग को यार पता होना चाहिए, जब 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो 4 बजे का मतलब 4 बजे घर की सरकार बना रखी है, जब मन आता है जब आ जाते हैं, है ना। दिस शोज योर डिसिप्लिन। 4 बजे कौन कौन देख रहा है? 10 मिनट बाद चलते हैं यार, है ना। दिस इज नॉट फेयर यार, यू हैव टू बी पंक्चुअल। नोट कर लें जल्दी से प्लीज, आदित्य राज। और मैं आपको बता भी देता हूं, आज बहुत सारे लोगों ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है। मैंने तो कर दिया। आपने तो कर दिया है, चलिए। चलिए हो गया, नोट कर लिया आदित्य राज, अक्षित चौधरी, हिमांशु, आशीष। आशीष कैमरा ऑन करके रखें भाई, क्या बात है, कैमरा ऑन नहीं करते हो आप? चलिए जल्दी जल्दी करें, शाबाश। हो गया, नोट कर लिया, चले आगे। ठीक है, चलिए। रोहित, ओम अग्रवाल, राघव खेत्रपाल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा।
हो गया, नोट कर लिया नितिन मिश्रा? हर्षित शर्मा नोट हो गया है? यस सर। शौर्य कौशिक जी नोटेड डाउन? चलिए, अंशिका दुबे, अंशिका दुबे रेगुलर आया करो भाई। अंशिका दुबे, एम आई ऑडिबल? क्या हमारी आवाज Yes, आपको आ रही है? हाँ जी, आप Yes, आते नहीं हैं, sir. बहुत बहुत क्लास मिस अरे एक करते हैं दिन हम। तो नहीं आई थी बस। तो एक ही दिन बहुत होता है ना? हाँ, इस चैप्टर की सारी छह क्लासेस सारी हैं, 6 में से एक नहीं लिया, कितना परसेंट? 16.66% कम हो गया, है ना? सर रिकॉर्डिंग देख ली थी पर रिकॉर्डिंग से नहीं बनता ना, लाइव में। यहाँ तो जब हम लाइव आ रहे हैं आपके लिए तो यू शुड हैव टू बी देयर ना। वैसे तो सारी रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो मैं फिर रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ, है ना? और भी बढ़िया क्वालिटी आएगी। इफ आई डू विद द कैमरा तो बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग आएगी, है ना? तो मैं सुबह 5 सर बजे उठ नॉट अ जाता बैड हूँ। आइडिया। बैड आइडिया तो नहीं है, लेकिन दिस विल नॉट बी गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? एक प्रेशर जब होता है ना, जब टीचर सामने होते हैं बेटा, इट विल वर्क, वो एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है? ये तो मजबूरी है कि हाँ हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर जो होता है, जो टीचर के सामने होने से होता है, वो एक अलग ही होता है, इफ यू फील। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया भाई। अब आप कह रहे थे सर ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया? भाई मुझे नहीं पता था रेजिस्टेंस कितना है ना? मेरे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, मेरे पास कुछ वैल्यू है ना। फर्स्ट वैल्यू V1 कितना है बच्चों? V1 इज 1.5 और I1 कितना है? I1 हो जाएगा आपका 150 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर समझ रहे हैं आप? हाँ जी, आरुषि, आरुषि वर्मा। V2 कितना है बच्चे? V2 इज 3 वोल्ट एंड I2 इज 300 मिली एम्पियर। क्या बच्चों आप मुझे रेजिस्टेंस R1 निकाल के दिखा सकते हैं? ऐसे कितना आएगा? मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेना। R2 बताओ मुझे कितना आ रहा है? जल्दी से सब लोग फटाफट, क्विक, आई वांट टू चेक कि आपको आया कि नहीं आया। V3 कितना है? 1.5 4.5 वोल्ट एंड I3 इज 450 मिली एम्पियर। तो चारों R1 R2 R3 चेक करें जरा जल्दी से। V4 I4 कितना है बच्चों? 6 वोल्ट और 600 मिली एम्पियर। हाँ, टेल मी फास्ट, R3 कितना आ रहा है, R4 कितना आ रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। बहुत बढ़िया, शानदार। कैमरा ऑन रखा करो यार, कुछ लोग ऐसे कैमरा ऑफ कर देते हैं जैसे सारी खूबसूरती चली जाएगी इनकी, है ना? कैमरा की लाइट ऑन। कैमरास की रेज हार्मफुल नहीं होती है भाई। आर्यन कुशवाहा, इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट है पीछे। अच्छा, आप ही हो या कोई और है? मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा, क्या पता छोटा भाई क्लास ले ले, है ना? सर मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हो, ठीक है। चलिए, नव्या यादव, क्या वैल्यू आ रही है बेटा रेजिस्टेंस की? आवाज नहीं आ रही नव्या, चैट बॉक्स में डालो आपके। 0.01 है ना? 0.01 आ रही है नव्या? मिली एम्पियर है ना बच्चे? मिली एम्पियर है ना? तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर सर दो 10 ना। ओम। 1.5 सर 1.5 और करंट कितना है? 150 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मतलब 10 रेज़ टू दी पावर -3। ये नहीं किया होगा आपने, है ना? जो लोग ये नहीं कर पा रहे, आपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम देखा था, मैंने रेजिस्टेंस को 10 ओम पे सेट किया था, देखा था आपने जब, है ना? तो 10 ओम आएगा रेजिस्टेंस। कुछ लोग कह रहे हैं 0.01। 0.01 नहीं आएगा भाई, यू शुड हैव टू टेक मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब समझे, मिली ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स हाउ मच? 1.5 into 10 raised to the power 3 upon 150। 1.5 into 10 raised to the power 3 कितना होगा भाई? 1500 upon 150। इट कम्स आउट टू बी 10 ओम। ठीक है, ये सब R2 भी 10 ओम आएगा, R3 भी 10 ओम आएगा और R4 भी 10 ओम आएगा। इससे कंफर्म हो गया, इससे कंफर्म हो गया जो वायर हमने ली थी उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। मेरी बात समझ, एक्सपेरिमेंट समझिएगा क्या है। दोबारा चलते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, सुनना जरा ध्यान से। ये भैया हमने वायर ली थी, जो लोग लेट आए हैं, ये एक वायर थी मेरे पास, ये एक बेचारी वायर कहीं थी और इस वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, है ना? इस वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना था।
आर यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको, आर इज गिवन, आर आपको दिया हुआ है, और ये एक्स और वाई एंड्स है इसके, ये दो एंड्स हैं, यहाँ पे आपका क्या है वाई है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस की इस वायर की रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है, और इसके दोनों एंड्स पे अक्रॉस द एंड्स कौन लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस निकालनी थी। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें, हमको पता है कि V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने क्या किया, कुछ डिफरेंट वैल्यूज ली। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 रखा, देखिए पहले एक सेल लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाए, है ना। और मैंने डिफरेंट वैल्यूज I की निकाली, और जब डिफरेंट वैल्यूज I की आ गई हैं तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उनसे अलग अलग R1 R2, यहां से R1 आ गया मेरा, यहां से R1 आ गया, यहां से R2 आ गया, यहां से R3 आ गया। अच्छा अभी तो क्या था कि हमने आर्टिफिशियल सेटअप किया था भाई, मैंने मेरे यहाँ पे प्रोग्रामिंग हुई है डिवाइस के अंदर, तो वो सही बिल्कुल एग्जैक्ट 10 ओम आ गया। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे, जब आप रियल में इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो हो सकता है कि जब यहाँ 3 वोल्ट रखें आप, तो यहाँ पे 295 आ जाए, ऐसा हो जाए। जब यहाँ 4.5 रखें तो शायद यहाँ पे 460 आ जाए, है ना, ड्यू टू ह्यूमन एरर और कुछ और बहुत सारी चीजें होती हैं, और 6 का 600 आ जाए। तो जब आप इसको निकालेंगे ना, तो यहाँ पे सपोज 10 ओम आ रहा है, यहाँ पे 9.8 आ रहा है, यहाँ पे 10.1 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब लोग बोलेंगे सर अब ये 4 वैल्यूज आ गई, तो इन 4 का एवरेज मीन निकाल लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा ना मीन, तो मीन निकाल के लिख देते हैं उसका। समझ गए मेरी बात को। यहाँ तो क्या था, यहाँ पे तो हमने जो है हमारे खुद का डिवाइस था, तो एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आई, जैसी वैल्यूज हमने चाहिए वैसी आ गई। 300 आ गया, और कितना आया था 450 आया था, है ना। तो आपको इस अननोन वायर की और डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये जो अननोन रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। और किससे पता चली, किसने बताई आपको, ओम्स लॉ ने बताई। इतना क्लियर है, बताया जरा, है ना, ओम्स लॉ ने बताई है ना आपको। और ये वाला देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये VI ग्राफ है, करंट मिली एम्पियर में था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में था। और ये जो लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है जी, रोहित शर्मा क्लियर है। हाँ प्रियांशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको, प्रियांशी भारद्वाज, सॉरी प्रियांशी शर्मा, Yes, sir. समझ में आ गया बेटा ये प्रियांशी। Yes, sir. इसमें दो चीजें नोट करने वाली है, एक स्लोप ऑफ अ VI ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और स्लोप का नेचर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओ लिख देता हूं ओरिजिन, ठीक है। इज इट ओके, आगे चले, बताओ बच्चों जल्दी से, चले चारवी सिंह, आगे चले बेटा, समझ में आ गया ये। Yes, sir. ओके वेरी गुड, ठीक है जी। सृष्टि, ठीक है सृष्टि, आवाज नहीं आई आपकी, चलिए कोई बात नहीं, आप यस बोल रहे हैं, मैंने देख लिया है। तो ऐसे मैंने बता दिया आपको, तो अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। काफी सारे लोगों को ओम्स लॉ नहीं पता था, तो शायद अब पता लग जाएगा। एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक और एक्सपेरिमेंट आता है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं फटाफट बता देता हूं आपको। एक और एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास के, हाँ जी, एक और एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट स्टडी द फैक्टर्स, फैक्टर को स्टडी करना है आपने, फैक्टर को स्टडी करना है, ठीक है। बस हेडिंग यहां से ले लेते हैं, बाकी मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। इसमें भी हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट, मैं आपको एक सेटअप बना देता हूं यहाँ पे। हाँ, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, और यहाँ पे एक हम जल्दी से देखिए आपके लिए एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे छोटा बना दें इसको। हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एमीटर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नीचे आएंगे आप, यहाँ पे की हो गई आपकी जो कि क्लोज है, और उसके बाद यहाँ पे आपका बैटरी से कनेक्शन है। बहुत सारे सेल, 4 सेल बना दिए मैंने, देयर आर 4 सेल्स, दिख रहे हैं सबको 4 सेल्स। ये पॉजिटिव चार्ज है। एक निकासर, एक चीज इसमें क्या चीज मिसिंग है बच्चों, अभी
कुछ मिसिंग है इसमें, इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मिसिंग है। वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे भाई, वोल्ट मीटर लगेगा पैरेलल में, ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना अभी थोड़ी कुछ चीजें चेंज करनी है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चे, हाँ ये आर है। हाँ, अब फैक्टर्स की बात करता है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या था, लेंथ, ठीक है। वो ये कहता है कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। लेंथ सपोज उसने क्या ली, लेंथ उसने एल ली, ये एल लेंथ का रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है इसकी, ठीक है। तो एल लेंथ, जब उसने लेंथ एल ली है, जब लेंथ एल ली है ना, हाँ यहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस आई और एल, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स रहेगा 1.5 4.5 4.5 सपोज 3 बैटरी लगाई है मैंने, वोल्ट में होता है। अब देखिए लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ इज आर, यहां पे पहले लेंथ कितनी ली है आपने, सबसे पहले एल ली, लेंथ अगर एल ली है तो आप यहां पे क्या करना, करंट मेजर करना है, करंट मेजर कर लिया। सपोज मैंने एल लेंथ से करंट मेजर किया तो कितना आया, सपोज आप मेजर कर लीजिए 200 आया, 200 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं बच्चों, मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, लेंथ एल है यहाँ पे, देखना जरा, सिर्फ एल है, तो मैं इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूं एल ये और एल ये, ठीक है। तो अब कितनी लेंथ हो गई, 2L हो गई। लेंथ बढ़ेगा तो इन्होंने देखा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यार, जैसे ही लेंथ इंक्रीज होता है ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि करंट कम हो गया, करंट कम हो गया, है ना। तो चलिए ठीक है, मान लिया करें, फिर कहते चलो और इंक्रीज करते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, लेंथ को और बढ़ा दिया, नेक्स्ट फिर किया लेंथ को और बढ़ा दिया, है ना, लेंथ को और इंक्रीज किया। किसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, रजिस्टर की, ये रजिस्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी इन्होंने। अब कितनी कर दी आपने, 4L कर दी है, 4L, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 4L। फिर करंट को मेजर किया, करंट को देखा, करंट फिर और कम हो गया, करंट हो गया 50। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या कंफर्मेशन हो रही है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब देखिए यहां पे क्या है, करंट से रिलेट करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये बताओ करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है सर, कम हो रही है। कम होने का, करंट कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस, चार्ज को फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज बढ़ हो रहा है। रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि करंट, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूं करंट की वैल्यू कम होती जा रही है, और करंट कम हो रहा है, तो ये तो कोई आसान सी बात है, कोई भी बता देगा कि करंट, चार्ज को फ्लो होने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इज इट ओके, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, ऐसे ही एरिया का करके देखा उन्होंने, ऐसे ही एरिया को करके देखा, एरिया लिया ऐसे आपने, एक वायर ले लिया आपने, एक वायर ऐसे ले लिया, है ना, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया जी, फिर इस वायर को डबल करके ऐसे करके और ऐसे लगा दिया जी, एरिया डबल हो गया इसका, है ना, इसको ऐसे निकाल दिया आपने। उसके बाद फिर ऐसे 4 टाइम्स करके लगा दिया, है ना। तो जब जब उन्होंने पहले एल लिया था, पहले लेंथ, पहले एरिया ए लिया, फिर एरिया 2 ए लिया, फिर एरिया 4 ए लिया, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं ना, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि करंट भी बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ रहा है एरिया बढ़ने से, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, आप याद रखिएगा, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। और रेजिस्टेंस और करंट की दुश्मनी, है ना, जैसे स्पीड की और भीड़ की दुश्मनी होती है ना, आप मार्केट से जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो भीड़
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना, भीड़ ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। तो रेजिस्टेंस और करंट की तो बहुत तगड़ी दुश्मनी है, बहुत ज्यादा पावरफुल दुश्मनी है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट नहीं जाता है, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट खुशी खुशी जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ही आपको एरिया भी जब आप पढ़ेंगे कि हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं करंट भी ज्यादा हो रहा है। करंट क्यों ज्यादा हो रहा है सर? क्योंकि भैया रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इज इट ओके? लेंथ और एरिया दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? ओम्स लॉ कैसे इस एक्सपेरिमेंट को, ये एक्सपेरिमेंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप एक बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप समझ में आया? इसमें डायरेक्ट नहीं बताया गया है, इसमें विद द हेल्प ऑफ करंट बताया गया है रेजिस्टेंस को। समझ रहे हैं? करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, करंट कम रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, इतना क्लियर है भाई और बहनों? बताएं जरा। हाँ जी, ठीक है। Yes, sir. हाँ चलिए, यस सर। बहुत बढ़िया। यस बोला करो यार, बड़ा अच्छा सा लगता है, सारे बच्चे बोलते हैं। हाँ समझ में आया। विनील जांगड़ा, हाँ जी, कैमरा वैमरा ऑन करके रखा करो यार पढ़ते टाइम। ठीक है, तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहां से आपको ये पता लग गया। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट और लिख लेना कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कुछ लोगों को क्रॉस सेक्शन नहीं समझ में आया था, लास्ट क्लास में पता लग गया क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है, बता रहे हैं हम आपको। सर बता दीजिए, पूछेंगे नहीं हम, बहुत शर्म आता है हमको पूछते हुए। तुमको शर्म आ रही, मुझे नहीं आ रही बताते हुए। ठीक है, आप ये कह दोगे सर इतना बड़ा हो गया है और इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। तो भाई इसको मैंने क्या किया, ये हमारा एक वायर था पूरा कंप्लीट, है ना। इस वायर को कुछ बीच में से हमने काट दिया। ठीक है, कट गया, ये कुछ हो गया है। तो ये और ये, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जिसको अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, शाम को जब खाना वाना खाने बैठो तो कुकम्बर, खीरा होता है ना, खीरा को बीच में से काट लेना, और जो कट के ऐसे नजर आए ना व्हाइट वाला पार्ट, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, सब्जी की मदद से बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए ओके, इतना क्लियर है आपको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया ना, है ना। अच्छा, और करंट और रेजिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम। इज इट ओके? चले आगे। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है। अभी तक जो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मिश्रा जी। सर अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा लिया तो सर्किट में करंट कम वोल्ट फ्लो होगा। मीटर को सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा? वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, एक बार मैं सीरीज पैरेलल करा दूं, ये क्वेश्चन मेरे नोटिस में है। एक बार मैं सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन कॉम्बिनेशन करा दूं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो ये एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा था, अपना क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, और ये मेरे से तब पूछेगा जब मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, है ना। रीजन क्या है कि अभी आपको ये नहीं पता कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो जाता है ओवरऑल, पैरेलल में क्यों कम हो जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो करंट कम फ्लो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इज इट ओके? तो क्यों कम करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? एमीटर का रेजिस्टेंस पहले ही बहुत कम है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, और अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, मेरी बात सुनिएगा, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस लो हो जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस होता क्या है ना। तो मुझे एक बार सीरीज पैरेलल सर्किट कराने दीजिए, दोनों क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि एमीटर को पैरेलल में कर देंगे तो क्या होगा, और वोल्ट मीटर को सीरीज में कर देंगे तो क्या होगा। वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना पहले वोल्ट मीटर का ही बहुत ज्यादा है, और सीरीज में लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतने ज्यादा हो जाएगा कि ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो बाइक, स्कूटर, साइकिल कुछ भी नहीं जाएगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन करने के बाद। ठीक है जी। अंशिका डुबे जी, समझ में आया? नहीं आया होगा, अभी आएगा जब हम सीरीज पैरेलल कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। सर ये क्या है भाई? असली तो यही है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी असली यही है, इसी को यूज करते हैं सर। एक्चुअली क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई भाई। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, एरिया के साथ चेंज हो रहा है, हमको अपने डिवाइसेस डिजाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे किसी ने कहा
मुझे इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि सर यहाँ से एक ट्यूबलाइट मैंने ऊपर लगवानी है, ठीक है, यहाँ पे लाइट कम है तो मुझे ट्यूब लगवानी है। तो मैंने कहा कितना कितना वायर लेके आऊं? अब क्या कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, सर 2 मीटर ले आना। मान लीजिए मैं 2 मीटर वायर लेने गया, 2 मीटर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, उसने अपनी कैलकुलेशन निकाल के बता दी। मान लीजिए तभी मुझे दिमाग में आया यार यहाँ नहीं, मुझे तो वहां लगवाना है थोड़ा दूर, तो मैं 4 मीटर वायर ले आया। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि 2 मीटर से ज्यादा 4 मीटर का रेजिस्टेंस होगा? अब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसके अंदर। क्या मेरी ट्यूब, क्या मेरी सीएफएल, क्या मेरी एलईडी ग्लो कर पाएगी? अब करंट ही नहीं आएगा वहां तक। तो यानी कि ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया। लोग सोचने लगे यार ये तो हर इलेक्ट्रीशियन को इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर होना पड़ेगा, हर चीज की कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। तो बड़ी दिक्कत आई उन लोगों को। उन्होंने कहा नहीं यार, रेजिस्टेंस को हम यूज नहीं कर सकते, हमारे वायर्स को या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी क्वांटिटी निकालें जो रेजिस्टेंस की जैसी तो हो, लेकिन वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड ना करती हो, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती हो, है ना। तो मेरी बात सुनिए, चाहे आप 4 मीटर वायर लाएं, चाहे आप 10 मीटर वायर लाएं, कभी किसी ने कहा है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, आपने ट्यूब देना सर, वो एलईडी आपने बहुत दूर लगवा दी है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया इसलिए ग्लो नहीं किया। क्या किसी ने ऐसी शिकायत की इलेक्ट्रिशियन ने? नहीं की। क्योंकि आपके घर में जो वायर आता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटी सी चीज है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, ऐसे ही रेजिस्टिविटी की भी 4 चीजें हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डिफाइन एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी क्या है? लोग परेशान हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बार बार। तो रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ निकालो, लेकिन क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए फिक्स, लेंथ और एरिया के साथ एटलीस्ट चेंज ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं। तो आपने देखा है कि जो आपका एयर कंडीशनर होता है, एसी का वायर जो होता है बहुत मोटा होता है ना। और हमारी जो चार्जिंग केबल होती है बहुत पतली सी होती है, देखिए इतनी पतली सी है चार्जिंग केबल। एसी का वायर जो एसी से कनेक्शन होता है उतना मोटा होता है। रीजन क्या है बता सकते हैं आप? क्योंकि हाँ, जब हम एसी यूज करते हैं तो एसी में हमें क्या करना पड़ेगा? मोटा वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम और करंट ज्यादा फ्लो होगा, है ना। अदरवाइज अगर किसी ने कहा सर हम पतला वायर लगा दें तो क्या होगा? भाई इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी, वो एसी ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा और हीट अप हो जाएगा, वायर जो है वो आपका बर्न अप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, आया कहां से, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिविटी क्या हुई। रेजिस्टेंस से हम हो गए परेशान, रेजिस्टेंस से हम हो गए परेशान, तो रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक स्पेशल टाइप की रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं? चलिए कहां से आया सर ये? अब मैं आपको बता दूं हुआ क्या। वी नो दैट फॉर्मूला देखिए यहां से निकल रहा है, प्लीज ध्यान से। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, इक्वेशन नंबर 1। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो देयरफॉर कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करो। हाँ, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप कंबाइन करें तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज L by A, इक्वेशन नंबर 3। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। अब बच्चों हमको क्या करना है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जरा मुझे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होने वाला है? R इज इक्वल्स टू L by A, और यहां पे कांस्टेंट आ रहा है आपके सामने रो, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रो, RHO, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, वेयर रो, RHO, रोने वाला रो नहीं, RHO रो, ठीक है। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है।
रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टिविटी जो होती है कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। किसी ने कहा सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो बता दो, फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का? ठीक है, फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी यहां से निकाल लें। रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, इक्वेशन नंबर 5। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाय एल। इज इट ओके? कितना क्लियर है आपको? तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो डेफिनेशन बताने वाला हूं। सबसे पहले डेफिनेशन कर लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिएगा कि रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल कैसे आया, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे काफी सारे। ठीक है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब इसके बाद रो की यूनिट बताऊंगा मैं आपको, ऐसा यूनिट क्या होती है वो बनने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला कहां से आया? सर ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, डिपेंड नहीं करेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। आप कह रहे हैं जी फॉर्मूला में तो लेंथ और एरिया है तो डिपेंड क्यों नहीं करेगा, अभी बताया जाएगा सारी चीजें। ठीक है, हाँ, अभी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, डोंट वरी। हर एक मटेरियल का किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, ये भी बताऊंगा कि किसी ना किसी चीज पे तो डिपेंड करता है। तो हम जब बात करते हैं ना कि हमारे वायर की रेजिस्टेंस इतनी है, तो अब जो जितने भी चीजें हैं ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिजाइन की जाती है। ठीक है, हाँ, चलिएगा, वायर वगैरह सब जो है रेजिस्टिविटी के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं। मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा यूनिट बता देता हूं, आपको। फॉर्मूला क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है ऐसा यूनिट? फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हो क्या हो सकती है? देखते हैं कौन बताता है ऐसा यूनिट, कौन बताता है? ओम मीटर। ओम मीटर, आर्यन कुशवाहा ओम मीटर बताया इन्होंने। मैन प्रधान जी कैमरा ऑफ है आपका। आरुषि वर्मा ऑन कर लो, अंशिका दुबे ऑन करके रखा भाई, कैमरा बार बार बोलना पड़ता है यार। आदित्य राज, आर्यन सिंह, रोहित शर्मा, निखिल कुमार, ठीक है, ऑन करके रखें। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, कर लीजिए भाई। अंशिका, आरुषि, आर्यन सिंह, रोहित शर्मा, निखिल कुमार, भरत सिंह, भौमिक, अक्षित चौधरी, विनील जांगड़ा। विनील जांगड़ा रेगुलर नहीं आते हो आप। चले, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा ओम मीटर, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट कैसे निकलेगी देखिए, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन है? रो है। हाँ, क्या होगा बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। और लेंथ का क्या होगा? मीटर होगा, है ना? तो मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से मीटर टकराया, कैंसिल हो गया। 2 मीटर से ऊपर नीचे 1 मीटर है, तो ओम मीटर। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ओम मीटर होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती थी? अच्छा, इसको कुछ लोग बोलते थे ओम पर मीटर। भाई ओम पर मीटर नहीं है। ओम पर मीटर जब होते थे वो नीचे आता, अपॉन में होता ना। दिस इज ओम मीटर, है ना? तो इट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ। ठीक है, ओम मीटर में डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, ओम में खाली नहीं डिजाइन किया, ओम वाली चीज वेरी करती है लेकिन ओम मीटर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, लेंथ और एरिया के साथ। इज इट ओके? अब सुनिएगा जरा ध्यान से। अब उन्होंने कहा इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन सुन लीजिएगा। ऐसा यूनिट क्लियर है सबको, ओम मीटर? हाँ, डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन में एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं आपको। मैं ये कहता हूं कि यार ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगी जब लेंथ एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो है वो 1 मीटर हो। लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। एरिया की जगह ये लिख दिया, लेंथ की जगह ये लिख दिया। अब डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनिएगा।
डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना है आपने। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, सुनना जरा ध्यान से, येलो से लिख देता हूं सही रहेगा। हाँ, रेजिस्टिविटी of a given substance is defined as the resistance defined as the resistance अच्छा रेजिस्टेंस क्या होगा सर, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। हाँ, is defined as the resistance of the substance, resistance of that substance, लेकिन कंडीशन है उसके लिए, resistance of that substance having area of cross section 1 meter square and length 1 meter, area of cross section 1 meter square and length 1 meter। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस उस सब्सटेंस की जिस सब्सटेंस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। यानी कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, एक स्पेसिफिक फॉर्म, एक स्पेशल फॉर्म है रेजिस्टेंस की, जिसकी क्वालिटी क्या है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इज इट ओके, इतना क्लियर है। एक बार डेफिनेशन ध्यान से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, मैंने आपको बता दिया है। यहां पे देखिए दोनों चीजें 1 1 हो गया, तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, देखिए रो इज इक्वल टू आर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी तो चेंज होती नहीं, और रेजिस्टेंस को चेंज होने से रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने एरिया को भी फिक्स कर दिया और लेंथ को भी फिक्स कर दिया। अब रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, तो जिससे क्या हो गया, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को, इज इट ओके। ये तो चेंज होता नहीं था, इसको चेंज, ये चेंज होता था लेंथ और एरिया के साथ, तो हमने लेंथ और एरिया दोनों को पकड़ लिया कि भाई तुम नहीं बदलोगे, तुम 1 1 रहोगे। अगर ये दोनों 1 1 रहेंगे तो रेजिस्टेंस कहता है रेजिस्टिविटी से मैं और तू भाई भाई है, फिर तो हम दोनों, जब भाई तेरा लेंथ और एरिया ही चेंज नहीं हो रहा तो तू भी चेंज नहीं होगी, मैं भी चेंज नहीं होगा, तो हम दोनों भाई भाई होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है एक स्पेशल केस जिसमें लेंथ और एरिया को हम फिक्स कर देते हैं, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बराबर है, सेम थिंग, ठीक है। चले आगे, नोट कर लिया है बच्चों भाई, इनको ध्यान से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है ना अब होने वाले न्यूमेरिकल ढेर सारे, क्योंकि 3 4 टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं, तो न्यूमेरिकल का हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि अभी तो हम सैटरडे को ही क्लास लेंगे, आज नहीं होगी ना, मैं संडे को लूंगा क्लास, है ना आपकी। सर अब संडे वाली, हाँ हाँ जी हाँ, सर सैटरडे को टेस्ट है रिप्रोडक्शन का। हाँ सैटरडे को टेस्ट है सर, लेकिन क्लास होगी, क्लास के बाद होगा टेस्ट, ऐसा नहीं क्लास में नहीं, क्लास के बाद होगा टेस्ट, ठीक है। फिर ऑनलाइन भी होगा सैटरडे, हाँ ऑनलाइन होगा सर, लाइव क्लास में चलेगा टेस्ट, समझ रहे हैं आप। क्लास लाइव टेस्ट में लाइव क्लास में टेस्ट चलेगा, कैमरा ऑन करके आपको देना पड़ेगा। चले आगे, क्लास होगी, क्लास के बाद होगा, शाम को 7 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए चले आगे चले। एसआई यूनिट होगी, डेफिनेशन डिफाइन एसआई यूनिट हो गई है, फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। तो बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा खास। चलिए नोट कर लें एक बार जरा ध्यान से।
अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या चीजें होती हैं इनके अंदर। तो एक तो रजिस्टिविटी होगी। अच्छा, रजिस्टिविटी का एक रिवर्स चीज होती है कंडक्टिविटी, है ना। हाँ, कंडक्टिविटी जैसे रजिस्टिविटी होती है ना, जो करंट को फ्लो में से रोक रही है, तो कुछ चीज ऐसी भी होती होगी जो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करती होगी। तो रजिस्टिविटी का रिवर्स होता है कंडक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा है, कुछ आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है। भाई जो करंट फ्लो कराने से रोक रहा है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, और जो करंट फ्लो करा रहा है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, है ना। हाँ, तो कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, कंडक्टिविटी की यूनिट किसी ने पूछी सर यूनिट क्या होगी, है ना। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी अगर हम बात करें तो ये देखिए इसकी यूनिट क्या है, 1 अपॉन ओम मीटर, है ना। हाँ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम मीटर है, तो पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बस मुझे कैसे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, है ना। कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, बस कोई अगर पूछ ले कंडक्टिविटी क्या होती है तो भाई रेजिस्टिविटी की रिवर्स होती है, लेकिन मेन तो रेजिस्टिविटी है ना। अब क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। पहला नोट करिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेजिस्टिविटी को लेके कुछ नोट है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, एनसीईआरटी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। हाँ, रो डज नॉट डिपेंड्स, does not depends upon length and area of cross section of the conductor, है ना। कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो आपने कहा सर फिर किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द, ध्यान से सुनना, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। तो वो किस चीज का बना हुआ है, वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, या कॉपर का है। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी सबकी अलग होगी ना। आपने अपने घर में कौन से वायर यूज किए हैं, कॉपर के वायर यूज किए ना बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को। आपने आयरन के वायर क्यों नहीं यूज किए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, आप कहेंगे कि सर कॉपर की रेजिस्टिविटी इज क्वाइट लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, है ना। तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से करंट फ्लो कर पाता है, इसलिए मैंने अपने घर में कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर यूज किया है। समझ रहे मेरी बात को, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, अब यहाँ पे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। समझ रहे मेरी बात। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो रेजिस्टिविटी के ऊपर होंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेन है, सारी चीजें रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग होती हैं। रेजिस्टेंस के लिए तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि हाँ लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स पूछे गए थे, ओम्स लॉ से निकाला था हमने उसको, ठीक है। फिर उसको मॉडिफाई करके हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बना दिया। समझ गए मेरी बात को, इज इट ओके। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। आपको एक क्वेश्चन आता है, अभी बताऊंगा आपको। सेकंड पॉइंट प्लीज ध्यान से नोट करिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं भाई, पता है आपको, कौन बताएगा। हाँ जी, आर्यन कुशवाहा। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज, आर्यन कुशवाहा। एलॉय के बारे में पता है आपको। यार कैमरा ऑन करके रखा करो मेरे भाई। नहीं पता, चारवी सिंह, एलॉय बताएं। सर जो सब्सटेंस मेटल और नॉन मेटल या दो मेटल से बनती है। मिक्सचर ऑफ metals, mixture of two or more, mixture of सर ये होमोजीनियस or होते हैं more, ना। हाँ जी हाँ, two or more metals और non metals,
है ना, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ मेटल मेटल का ही होता है। जैसे आप स्टील ले लें, स्टील में क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, निकल, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, टिन, ये सारी चीजें मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है आपका, ठीक है। तो मेटल भी, बहुत सारे मेटल भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ alloys is generally higher than that of pure metal, ठीक है। एक तो अलॉय फ्रिक्शन, सपोज आयरन और ये हो गया आपका कार्बन स्टील हो गया, और एक नॉर्मल आयरन में, तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल जिनसे वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, टाइम हमारा हो गया है लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है यहां से, मैं आपको बताने वाला हूं। अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है इसीलिए, हाँ, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, they have generally higher resistivity. They also alloys also have high melting point, है ना। that's why they are used in इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। आजकल हीटर आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में कौन कौन से अलॉय यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, सब बताया जाएगा आपको। तो आपने देखा बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है वायर, लेकिन वो जलता नहीं, वो रेडीली बर्न नहीं होता है। रीजन क्या होता है, जो मटेरियल यूज किया गया है ना इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जितना उसने अचीव किया उससे कहीं ज्यादा होता है, इसलिए वो रेड हॉट तो हो जाता है लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे मैं यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे से सेकंड पॉइंट से। तो प्लीज आप इसको पढ़ के रखिएगा, और एक्स वो जो होमवर्क है वो आज शाम तक आपका सबका सबमिट हो जाना चाहिए। अब सारी क्वेश्चंस आपको आते हैं वहां से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इनको एक्सपेरिमेंट्स को इन पॉइंट्स को कराने के बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है सीरीज पैरेलल का, और उसके बाद हम संडे वाली क्लास प्लीज कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि उस क्लास को मैं अराउंड 1.5 आवर्स की लेने वाला हूं, जिसमें सारे न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तक जितने यहाँ पे आते हैं वो सब करवाए जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो प्लीज संडे का क्लास प्लीज कोई मिस नहीं करे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सैटरडे को आपका रिप्रोडक्शन का टेस्ट है, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम शुरू करेंगे, इज इट ओके? हाँ चलिए, होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। ऑनलाइन लोगे ऑफलाइन लोगे?